कमाल ये नहीं वो झूठ बोलता है बहुत, कमाल ये नहीं कि वो झूठ बोलता है बहुत, कमाल ये है कि तुम एतबार करते हो जालिम नेतृत्व वाले बंदे आज़म खान की, जो जालिम, जिनको मैंने आज़म खान नहीं बोला उस वक्त भी जालिम खान बोला। आजम खां का घर आप खरीद सकते हैं? देखिए, जो लोग झूठे होते हैं, ये चेक सच्चा है, वो जो रकम बोलेंगे वो मैं एक चेक और 6 महीने में बाकी रकम अदा कर दूंगा, लेकिन उन्हें तुरंत ही घर खाली करना पड़ेगा। मैं आज़म साहब का घर खरीद सकता हूँ क्योंकि कोई भी मजबूर है, भला ही वो डकैत हो, चोर हो, मुजरिम हो, लेकिन है तो ना मानव इंसान है। आपको पता है आजम खां कौन है? मुझे पता है कि निहायत ही झूठे, मक्कार, धोखेबाज, फरेबी। आप ही बताइए, कोई सांसद या विधायक क्या मुर्गी चोरी कर सकता है, डकैती कर सकता है, बकरी की? मैं यार ऐसे आदमी का क्यों मुझसे नाम लेवाना चाह रहा हूँ। एक ही घर है आजम खां के पास। आज़म साहब के पास रिसोर्ट है जो 50 करोड़ से भी ज़्यादा का है। ये इनके जो बेटे हैं वो भूमाफिया हैं। कि आजम खां के कहने पे आपको कहीं पे नौकरी कोई नहीं रख रहा था? खाली मैं ही नहीं हूँ इस तरीके का पीड़ित, और मुझसे ज़्यादा पीड़ित हैं। तो एक मुस्लिम के होने के बावजूद भी आपको मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए रोका गया? रोका गया क्योंकि ये मिनी पाकिस्तान, मिनी तालिबान कहलाता था। आज़म का ऐसा भय था। बाबरी मस्जिद तोड़ ले, आपको ऊपर आरोप लगा है? जी। जिस चीज को कर रहे हैं इसको लेकर के लोग विवाद खड़ा कर लेते हैं। लोग कह दें कि फरज जी के हाथ में भगवान श्री राम की प्रतिमा है। आपको डर नहीं लग रहा है? जिसके साथ भगवान श्री राम है वो क्यों डरेगा यार। उत्तर प्रदेश का रामपुर जिला वैसे तो चाकुओं के धार के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ के एक नेता आजम खां हैं, जिनकी जुबान चलती तो धीरे है लेकिन धार काफी तेज होती है, जो कई संदेश दे जाती है और कई जगह घाव भी कर जाती है। इन दिनों आजम खां जब जेल से बाहर निकले हैं, तमाम चर्चाएं हो रही हैं। चारों तरफ उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजम खां ही आजम खां चल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चर्चा की बात यह हो गई है वो आजम खां जिनके ऊपर मुर्गी चोरी, डकैती और तमाम संगीन आरोप लगे, उसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ा और लगभग 23 महीने जेल रहकर वो वापस आए हैं और उसके बाद अखिलेश यादव उनसे मुलाकात कर लिए। वो आजम खां जिस पर मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, किताब चोरी जैसे आरोप लगे और उसके बाद उन्होंने बड़ी पीड़ा के साथ बताया कि मेरे पास तो कुछ पैसे है ही नहीं, जो जुर्माना मेरे पास लगा है, ऊपर लगा है, और किताबें चोरी, मुर्गी चोरी के जो आरोप लगे हैं उसको मैं कैसे भर पाऊंगा। इसके लिए मेरा केवल इकलौता घर बचा है, इसको बेच करके शायद मैं वो चीज़ें कर सकता हूं। अब इसके पीछे उनकी मासूमियत थी या उनकी मजबूरी थी, इसको जानने के लिए हम रामपुर पहुंचे तो एक शख्स ऐसे भी मिल गए जो आजम खां की मजबूरी को दूर कर देंगे, आजम खां की मजबूरी को तुरंत समाप्त कर देंगे। उन्होंने आजम खां के इस मुसीबत से उबारने के लिए आजम खां का घर खरीदने का ऑफर दे दिया है और चेक भी काट दिया है। हमारे साथ फरहत अली खां जी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आजम खां का घर आप खरीद सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आजम साहब का घर खरीद सकता हूँ क्योंकि कोई भी मजबूर है, भला ही वो डकैत हो, चोर हो, मुजरिम हो, लेकिन है तो ना मानव इंसान है, और इंसान की मजबूरी दूर करने का दूसरे इंसान का फ़र्ज़ होता है। मैं आज़म खान का घर ख़रीदने का दावेदार हूँ क्योंकि आज़म खान ने आप लोगों के माध्यम से ये बोला था कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ। तो हमारा तो आज़म साहब से कोई लेना देना या बोल चाल या उनकी किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब सोशल मीडिया पे और मीडिया पे इतना बड़ा विज्ञापन दिया तो मैंने कहा कि वो अपने घर की कीमत बताएं, उसके बाद सबसे पहला खरीदार उनके घर का मैं होऊंगा। इस सिलसिले में मैंने 1 लाख रुपए का चेक जो एडवांस है, टोकन बतौर होता है, बयाने बतौर होता है, जैसे ही आज़म साहब मुझसे अपने घर की कीमत बताएंगे और हम लोग उनसे सौदेबाजी करेंगे, क्योंकि किसी भी घर, मकान, ज़मीन या कोई भी चीज़ खरीदने में सौदेबाजी होती है। अगर वो सौदा पटता है तो मैं 1 लाख रुपए जो अभी चेक है मेरा बयाने के तौर पे वो मैं उनको दे करके, वो जो रकम बोलेंगे वो मैं एक चेक और 6 महीने में बाकी रकम अदा कर दूंगा, लेकिन उन्हें तुरंत ही घर खाली करना पड़ेगा। आपको पता है आजम खां कौन है? हाँ, मुझे पता है कि निहायत ही झूठे, मक्कार, धोखेबाज, फरेबी और अपनी कौम को झूठे हैं?
जी बिल्कुल झूठे हैं। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? वो तो कह रहे हैं कि क्या, अच्छा आप ही बताइए, कोई सांसद या विधायक क्या मुर्गी चोरी कर सकता है, डकैती कर सकता है बकरी की? बड़ा सांसद है, विधायक है, मंत्री रह चुके हैं, क्या ऐसा कोई कर सकता है? देखिए, ऐसा कोई भी कर सकता है, लेकिन जो उन्होंने लोगों के विश्वास की चोरी की, विश्वास की चोरी। विश्वास की, किसी के यकीन की चोरी कर ली। लोगों ने रामपुर की यहाँ पर उनके ऊपर बड़ा यकीन किया था, लेकिन ये उसके यकीन पर खरे नहीं उतरे। इनसे पूछिए, आपके टीवी चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, क्या गरीब आदमी चरस बेच सकता था जिसके पास घर में पैसे नहीं थे? क्या गरीब आदमी जो था उसको क्या आप लोगों ने उसकी ज़मीन हड़पने के लिए अपने यहाँ के पुलिस वालों से नहीं पिटवाया था? आज़म खां, आपके ऊपर तो कुल 300 मुकदमे हैं। आपने तो यहाँ हज़ारों मुकदमे लगाकर NDPS में, एक यहाँ CO हुआ करता था, खुद भी जेल गया वो उसके बाद। कुदरत का इंसाफ जो है ना, वो हाथ के हाथ है। पहले जो था वो इंतज़ार होता था, आज कुदरत हाथ के हाथ रिज़ल्ट देती है। आज़म साहब जैसे ये कह रहे हैं कि मुर्गी चोरी, भाई जब आपने यहाँ पर यतीम खाने पर घर तोड़े, और यतीम खाने पे क्या किया? यतीम खाना करके एक यहाँ पर एक जगह थी, लोगों जहाँ पर इन्होंने RPS स्कूल बनाया, वहाँ पर जो लोग रहते थे उन्होंने ख़रीदा था वो जगह, उनको घरों में कैद कर दिया, बुलडोज़ किए, उनके सारे घर गिरा दिए। और गिराए तो वहाँ लोग चीखे, और जो गाय भैंस थी, पुलिस देख के पुलिस ने उनको लाठी मारी, डंडे मारे, वहाँ से मुर्गियाँ भागी, कहाँ चले गए। जब वो लोग जेल से निकल के आए तो ना उनकी मुर्गी थी, ना बकरी थी, ना भैंस थी। तो उसका आरोप आप पर तय नहीं होगा क्या? क्या लोग ये नहीं कहेंगे कि आपकी वजह से या आपके लोगों ने वो चुरा ली? और इनका एक यहाँ पर रिजॉर्ट है बहुत बड़ा, वहाँ पर 100 से ज़्यादा भैंसें थी, और वो भैंसें जो थी चोरी की, वो इनके रिजॉर्ट में भी उनका पालन होता था। सर, आपने चेक लगाया, मैं चेक देखना चाहूँगा। जो चेक आपने काटा है, आपने काटा तो क्या इसके बाद से कोई आपसे संपर्क करने आया, उनकी तरफ से कोई बात आई? देखिए, जो लोग झूठे होते हैं, ये चेक सच्चा है, लेकिन जो लोग झूठे होते हैं। बिल्कुल, ये चेक हम दिखा दें पहले अपने दर्शकों को, फिर आपसे बात करते। देखिए, ये साफ कैमरे पे देखिए, ये यूनियन बैंक का चेक है, मोहम्मद आजम खां, 1 लाख रुपए मात्र। और ये देखिए शब्दों में लिखा है, उसके बाद यहाँ देखिए अंकों में उसको साफ तौर पे जो है वो भरा गया है, और उसके बाद नीचे इनकी साइन है, और फरहत अली खां सनाफ, ये रियासत अली खां, ये पूरा नाम जो है वो है। और ये चेक डेट इन्होंने छोड़, सर डेट आपने क्यों छोड़ रखा है? ऐसा है ना, जब बात हो जाएगी तो हम उसको उसी डेट का चेक दे देंगे इनको। तो आपने चेक ये कितने दिन हो गए आपको काटे? ये मुझे 3 दिन हो गए, इनका 3 दिन पहले का बयान था। 3 दिन में कोई आपसे संपर्क करने आया? क्योंकि वो तो बहुत मजबूरी में बता रहे हैं, आप जैसा बता रहे हैं कि मजबूरी थी उनकी, आप उनकी मजबूरी दूर करना चाह रहे हैं। देखिए, ऐसा है, मजबूर आदमी होता है तो वो अपने जो मरे हुए बाप हैं, जो स्वर्गीय इनके पिताजी हैं मुमताज़ साहब, वो एक टाइपिस्ट थे। उस टाइम में टाइपिस्ट की वैल्यू होती थी, जैसे आज कंप्यूटर कैफे, गिने चुने लोग होते थे। गिने चुने लोग पढ़े लिखे। उन्होंने अपने टाइपिस्ट से इन्हें पढ़ाया लिखाया, एक ज़मीन ख़रीदी जो 2 भाइयों की थी, और वो इन्होंने बेचने का, हम झूठी हमदर्दी हासिल करने के लिए झूठे आदमी ने ऐसा विज्ञापन या ऐसा लोगों के सामने अपना सजेशन रखा। भाई उसमें शरीफ खां भी रहते हैं, उनके भाई, उनकी बहनें भी रहती हैं। आप 300 गज़ का मकान कैसे बेच सकते हैं? अगर आपको बेचना था, अगर आप, क्या आजम खां एक ही घर है आजम खां के पास, जिस घर की जिक्र वो कर रहे हैं? जी मैं वहीं आ रहा हूँ। आज़म साहब के पास ज़मीन है, अलग रिजॉर्ट है जो 50 करोड़ से भी ज़्यादा का है। रिजॉर्ट है, हम सफ़र रिजॉर्ट। इनके पास स्कूल जिनमें बने हुए हैं, वो जगहें हैं। ये इनके जो बेटे हैं वो भूमाफिया हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं, आज भी वो ज़मीनें। बेटे कौन? मैं यार ऐसे आदमी का क्यों मुझसे नाम लेवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि जिक्र आएगा कि दर्शक हमारे जाना चाहेंगे ना, बेटा का आप जिक्र कर रहे हो, कौन बेटा? वो बेटा जिसका 2 जन्म प्रमाण पत्र हैं। अब्दुल्ला आजम की बात कर रहे हैं? जी, वो साफ जाहिर है, जिसके 2 पासपोर्ट हैं, जिसके 2 पैन कार्ड हैं। आज़म साहब ये कहते हैं कि मेरे दामन पे कोई धब्बा नहीं है। मैंने ऐसा बाप नहीं देखा जो अपने बेटे के भविष्य के साथ इस तरीके का
खिलवाड़ करे। उनको भी झूठ सिखा है। ये उनको भी झूठ सिखाया और उन्होंने किस किस को झूठ सिखाया। लेकिन फिर मैं कहता हूँ हमारा कानून, हमारी सरकारें बहुत जागरूक हैं। आज सब लोग ये उसी केसों में वहाँ पर गए और भाई इनका जो रिजल्ट है, इनका गरीब आदमी के लिए हमने बनाया 1 लाख रुपए। एक अगर आप कार्यक्रम करेंगे तो 1 लाख रुपए का विदाउट मतलब जो डेकोरेशन होती है, वरना 2.5 लाख रुपए पर डे का इनका वो रिजॉर्ट है, जिसे कोई गरीब आदमी नहीं ले सकता। ये तो और गरीब आदमी कैसे हो सकते हैं? जनता से मैं कह रहा हूँ, रामपुर की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश सरकार से, जिसको आप एमपी की पेंशन देते हैं, जिसको आप मंत्री की पेंशन देते हैं, जिसको आप एमएलए की पेंशन देते हैं, पेंशन के ही 3 लाख 4 लाख रुपए आते हैं। इनकी वाइफ हैं तंजीम फातिमा, उन्हें एमपी की पेंशन आती है, एमएलए की पेंशन आती है, और वो गवर्नमेंट कॉलेज में प्रवक्ता थी, प्राचार्य थी, उसकी पेंशन आती है। इनके बेटे को आती है पेंशन, और उस वक्त में तो ये शहंशाह थे। 600 करोड़ रुपया लगभग सरकार ने उसके ऊपर बैन लगा रखा है। तो कहाँ से गरीब हैं? लेकिन हाँ, गरीबों का हक। उन्होंने अपना घर बेचने का ऑफर क्यों किया? क्या इसके पीछे रीज़न है? यार कहें तो मैं एक शेर बिल्कुल के सामने पढ़ देता हूँ। कमाल ये नहीं वो झूठ बोलता है बहुत, कमाल ये नहीं कि वो झूठ बोलता है बहुत, कमाल ये है कि तुम एतबार करते हो। मीडिया बंधु, आप उसकी झूठे की बात पे एतबार करते हो। आपको भी सजेशन, समाज को भी सजेशन, सरकार को भी सजेशन कि वो बहुत झूठ बोलता है, बहुत झूठा है। और ऐसे झूठे आदमी को जो है वो यहाँ की जनता ने, सरकार ने, सबने नकार दिया है। अब भय था, एक डर था कि कब वो तो मुस्लिमों के रहनुमा हैं, मुस्लिमों के लिए वो खड़े होते हैं। ये कहा जाता है कि मुस्लिमों के सबसे बड़े चेहरे के तौर पे है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, वैसा तो देखें तो पूरे उत्तर प्रदेश में जो है वो आजम खां का दबदबा रहा है। तो आप एक मुस्लिम होकर आप कह रहे हैं कि डर रहे हैं? देखिए, उनका डर ये था कि जब जब उनकी सरकार आई तो जुल्म सिर्फ मुसलमानों पे हुए। किसी की नौकरी छीनी गई, किसी के रिश्ते तोड़वाए गए, किसी के बाग दबाए गए, किसी को जेलों में भेजा गया। तो मतलब ऐसा होता था कि जिधर से आज़म खान गुज़रते थे तो जैसे हिटलर गुज़र गया हो, उधर को लोग नहीं गुज़रा करते थे। तो एक पीड़ा है, मतलब हम आपके सामने रो नहीं सकते। और भाई क्यों रोएं, हम क्यों रोएं? तो क्या ये घटना आपके साथ हुई है जो जिसका जिक्र कर रहे हैं? जी, क्या हुआ था अगर हम जानना चाहें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैंने 1998 में एक अब पार्टी तो डर नहीं है? अब तो उसको रोता हुआ देख के हंसी आती है, मुस्कुराहट आती है। लेकिन एक मुस्लिम पीड़ित हो सकता है, ये बड़ी चौंकाने वाली बात है। क्योंकि अगर हम बात करें तो मुस्लिमों के बड़े चेहरे माने जाते हैं, मुस्लिमों के रहनुमा माने जाते हैं, और बड़ा चौंकाने वाली बात आप बता रहे हैं। ये मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। देखें, जब आप हकीकत जानने ज़मीन पे निकलते हैं ना, तो खाली इसीलिए जानने ना उत्तर प्रदेश यही जानने आया है और आपसे इसीलिए संपर्क कर रहा है कि आखिर में इस समय जो आजम खां जिस बात की जिक्र कर रहे हैं कि मैं क्या मुर्गी चोर या अपने को बहुत कमज़ोर, इस तरह की बातें बता रहे हैं, क्या हकीकत रही है और इतिहास क्या रहा है? देखिए, ऐसा होता है कि जिसकी हम रोटी हमारी माँ बना के खाते हैं, हम खाली रोटी को देखते हैं, उसके पीछे जो किसान होता है, उसकी मेहनत, कैसी ज़मीन होती है, कैसे बारिश होती है। इसी तरीके से आज़म खान मुझ जैसा युवा हॉकी कोच था। हाँ, मैं वो बताना भूल गया, 1998 में मैंने एक पार्टी, विशेष नाम नहीं लूँगा, कि ज्वाइन की, जो उस वक्त में जिसमें मुसलमान यहाँ जाते ही नहीं थे, क्योंकि ये मिनी पाकिस्तान, मिनी तालिबान कहलाता था। आज़म का ऐसा भय था, तो हमें मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए रोका गया, हमें सलाम करने के लिए वो सलाम आपको एक मुस्लिम के होने के बावजूद भी आपको मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए रोका गया? क्यों? क्योंकि मैं अब नाम ही ले देता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी को 1998 में मैंने ज्वाइन किया। नकवी यहाँ रामपुर आए, उन्होंने चुनाव लड़ा और नकवी जी यहाँ से अटल बिहारी जी की सरकार जो 13 महीने की थी वो जीते और उसमें मिनिस्टर बने। मैं क्योंकि छात्र संघ से जुड़ा था, मैं अल्पसंख्यक मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 99 से 2002 तक रहा। उसके बाद
हमारी 3,000 रुपये की, क्योंकि मैं NIS के हूँ पटियाले से, नौकरी निकली तो हम कोच हो गए। हमारी 7,000 की सैलरी हो गई। जब इनकी सरकार आई तो इन्होंने पहली बार हमें ये कह करके कि ये बाबरी मस्जिद तोड़ने गए थे, मुलायम सिंह से फैक्स चलता था। क्या बाबरी मस्जिद तोड़ने आपको ऊपर आरोप लगा है? जी, कि ये गए थे आप? ये गए थे, ये भी जवाब दे दूंगा। ये गए थे तो उन्होंने वहाँ से फैक्स भेजा और हमें अकारण, किसने भेजा? मुलायम सिंह यादव ने, यहाँ हमारे ज़िला कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय मुरादाबाद को सच्चाई, मतलब ये आजम खान ने ये शिकायत मुलायम सिंह से की? मुलायम सिंह से की, और उसके बाद हमें तुरंत निकाल दिया गया। हमारे बच्चे लाल लाल आंसुओं कहाँ से? कॉलेज से? स्टेडियम से, अच्छा। स्टेडियम से। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कभी भी आप किसी कोच से पूछ के देखना, हमें निकाल दिया गया। उसके बाद में हम, ये बताते हुए अभी भी आपके आंखों में आंसू आ रहे हैं। देखिए, ऐसा चीज़ें होता है। नहीं, चीज़ें कहते हैं आप उस दौर को याद करके आप भावुक हो रहे हैं। मैं यूँ भावुक नहीं हो रहा हूँ कि मुझे निकाला गया, लेकिन मेरी माँ रोई थी जो आज दुनिया में नहीं है। उसके बाद में 2012 में इनकी सरकार आई, 13 में हमें निकाल दिया गया, और उसके बाद में हमने इलेक्ट्रिक रिक्शा एक खरीदी 20-22 हज़ार रुपये की, और 200 रुपये रोज़ पे हमने चलाया। एक कोच जिसने इतनी तालीम ली, तालीम लेने के बाद अपने क्षेत्र के युवाओं को भविष्य सुधारने के लिए कदम उठाया, उसको ही रोक दिया गया। उसको रोक दिया गया। कहीं यहाँ इतना भय था कि हमें 5,000 रुपये भी नौकरी नहीं मिली। मतलब एक ये बात कि आजम खां के कहने पे आपको कहीं पे नौकरी कोई नहीं रख रहा था? खाली मैं ही नहीं हूँ इस तरीके का पीड़ित, और मुझसे ज़्यादा पीड़ित हैं भाई साहब। इनकी पीड़ा 2012 में इन्होंने फिर हमें निकलवा दिया। अब क्या बताया जाए, कैसे करके हम लोग जो थे वो, क्यों आप इतना अच्छा चैनल है और आप हमारी आंखों से आंसू निकलवाना चाहते हैं। इसके बाद 2017 में जब हम सरकार, ये जालिम सरकार, जालिम नेतृत्व वाले बंदे आज़म खान की, जो जालिम, जिनको मैंने आज़म खान नहीं बोला, उस वक्त भी जालिम खान बोला, जालिम खान ने जो जुल्म किए, ये ठंडी आएँ जो है ना, ये मेरी ज़ाया नहीं जाएंगी। आज़म खान, मेरी माँ रोई थी, मेरे फादर मर गए, आज मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे। हम, आप देख लेना, कभी आपको आना हो कि हम आज भी हॉकी सिखाते हैं। इसके बाद मैंने एक काम और किया, आपको बताता चलूँ कि मैंने 2023 में जब ये सज़ा याफ्ता, मतलब इनको माननीय न्यायालय सज़ा दे दी, ये मुजरिम हो गए, तो फिर सज़ा याफ्ता बंदे का शिलापट नहीं होना चाहिए, पूरे देश में नहीं होना चाहिए। तो मैंने इनका पत्थर तोड़ा, आज़म खां का, बापू माल का पत्थर तोड़ दिया। बापू माल का पत्थर तोड़ा कि अगर सरकार इनका नाम नहीं मिटेगी तो मैं इनका नाम उस शिलापट से हटा दूंगा। और मेरा एक उसमें उद्देश्य था, और उद्देश्य ये था कि नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी राष्ट्रपिता की हत्या से पहले अच्छे इंसान थे। जब उनका शिलापट नहीं लग सकता कहीं, तो फिर ऐसे जालिम लोगों का, जो अपराधी हैं और जिसे माननीय न्यायालय अपराधी घोषित कर चुका है, कोई भी हो, आज़म खां, तो हमारे खिलाफ मुकदमा हुआ, पुलिस ने हमें फ़ोन किया, हम चले गए। गलती क्या थी आपकी? सिर्फ भाई गलती ये थी कि हमने सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाया। उस वक्त में पत्थर तोड़ा तो हम खुद चले गए वहाँ। हमसे कहा कि 7 साल से कम सज़ा है, आपको यहाँ से ज़मानत मिल सकती है। तो फिर हमने कहा क्रांति क्या, हम जेल चले गए। जेल भी गए? जेल गए और जेल से ज़मानत पर है। अभी वो मुकदमा जो है वो फाइनल पर है। माननीय न्यायालय जो भी फैसला करेगा, लेकिन ये ज़रूर माननीय न्यायालय को सोचना पड़ेगा कि अपराधियों के नाम शिलापट पर नहीं होना चाहिए, और ख़ास तौर से वो अपराधी जो 250-300 मुकदमों में मुलव्विस हो, चाहे कोई भी हो वो। तो आज हम लोगों का एक कोई ना कोई उद्देश्य होता है। जैसे हमने चेक दिखाया, हम उनका घर खरीदेंगे 100%। क्या करेंगे फिर उस घर को? हाँ, यहाँ पर एक ओरिएंटल कॉलेज हुआ करता था जो विश्वविख्यात था, और विश्वविद्यालय का दर्जा और चेक पर भी आएंगे, लेकिन आपने जो बातें बताई हैं वो मुझे भी चौंका रही हैं, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी चौंकाएगी। क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आजम खां जो है वो आपकी शादी तक तोड़ा दिए, कैसे वो, मतलब ये कैसे आप कह सकते हैं? ऐसा था कि एक यहाँ सभासद हुआ करते थे,
उनकी बेटी से हमारा रिश्ता गया, रिश्ता तय हो गया, एंगेजमेंट होने वाली थी। बिल्कुल सच्चाई बोल रहा हूँ, झूठ कहीं से नहीं है, यहाँ से निकल रही है आवाज़, यहाँ से नहीं निकल रही है। तो ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। जब हमारा 3 दिन पहले हमने सबको बुलावे दे दिए, वहाँ से फ़ोन आया और कहने लगे कि आज़म खां की सरकार चली जाए उसके बाद रिश्ता करेंगे, तो हमने अपने पापा से कहा, सरकार तो मुलायम सिंह की थी ना, तो आजम खां की सरकार कैसे? अरे यहाँ पर मुलायम सिंह या किसी की सरकार अखिलेश की होती कब है? जब यहाँ सरकार हो, किसकी सरकार चलती? यहाँ पर आज़म सरकार चलती है, जालम सरकार चलती है। और लोगों एक चीज़ और बता दूँ, अगर मेरा ज़रा सा भी किसी को ध्यान है मेरी पीड़ा का, तो ऐसा ना हो कि इनकी सरकार आ जाए और मेरी गर्दन काट दी जाए। अभी आपको ये डर है? लेकिन बिल्कुल। अब तो योगी जी हैं। अभी नहीं, जो आने वाले चुनाव हैं ऐसे लोगों को सबक सिखाना है, हमारे साथ मिलके सब लोगों को सबक अच्छा, तो सिखाना फिर आपकी शादी है। शादी दूसरी जगह हुई, आज वो किस बात को लेकर के शादी तुड़वाई गई? क्या आपने कुछ? जी, मैं भारतीय जनता पार्टी में था। समय समय पर जहाँ पर जय श्री राम के उद्घोष होते हैं, वहाँ जय श्री राम का उद्घोष भी करता था। आप? जी। जब हम मुलायम सिंह, अखिलेश और मायावती जिंदाबाद कह सकते हैं, तो जो हमेशा जिंदा थे, जिंदा हैं और क़यामत तक जिंदा रहेंगे, तो हम जय श्री राम का उद्घोष क्यों नहीं कर सकते? हम जय श्री कृष्णा का उद्घोष क्यों नहीं कर सकते? हम आई लव मोहम्मद बोलते हैं, हमारा इस्लाम है, लेकिन हम आई लव इंडिया भी बोलते हैं, आई लव श्री कृष्णा और श्री राम भी बोलते हैं। तो ये कहने पे आपकी शादी? बस यही है कि ये ऐसा क्यों कहते हैं, ये मानवता की तरफ क्यों जाते हैं, ये इंसानियत की तरफ क्यों जाते हैं, ये समाज में जो हमारे भगवान ने हमें यहाँ पर पैदा किया और ये कहा कि आप इंसानियत का संदेश देंगे, हमारे नबियों ने, हमारे पैगंबरों ने, हमारे अवतारों ने, हमारे ब्रह्मा ने ये संदेश दिया, तो लोग, इन जैसे लोगों को उससे डर लगता है। मैं तो कहता हूँ ये मेरे हाथ में भगवान श्री। बिल्कुल, देखिए हम अपने दर्शकों को बता दें, गौर करने वाली बात है कि ये प्रभु राम की मूर्ति जो है वो इनके पास है। और सबसे खास बात अगर करें तो इनके घर में राम को भी माना जाता है, रहीम को भी माना जाता है। एक तरफ राम होते हैं तो एक तरफ कुरान भी होती है, और ये वाकई इस तरह का संदेश देते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अपनी बात बताते ये भावुक हो रहे हैं। हम इनकी सर आप इस चर्चा करें, हालांकि उस चीज़ को दोबारा नहीं कुरेदना चाहिए, लेकिन क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा इसी बात को लेकर के चल रही है, तो ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या आपने राम का नाम ले लिया इसलिए आपकी शादी तोड़वाई गई? देखें, भारतीय, सभी भारतीय सबसे पहले हिंदू हैं। वो क्या है? हिंदू हैं। वो श्री राम के। आप अभी भी आप ऑन कैमरा कर रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा है कि फतवा जारी हो जाएगा? तो फिर योगी का भी फतवा जारी हो जाएगा, फतवा जारी करने वाले के लिए है। उसका भी घर नहीं बचेगा, वो नहीं बचेगा, ये मेरा विश्वास कहता है। मेरा योगी जी से कोई मामला नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, हम इस विश्वास में जिंदा हैं। तो मैं कह रहा था कि हमारे वंशज भगवान श्री राम, श्री कृष्ण थे। जब भारत में इस्लाम आया, वो ये लोग नहीं लाए, डाकू जो आए थे वो ये जो थे अपने महमूद गजनी और ये डाकू नहीं लाए, ख्वाजा गरीब नवाज लाए। तो हम जैसे मुसलमान यहाँ कन्वर्टेड हुए और आज इस्लाम को मानते हैं, और परंपराएं जो हैं वो हमारी आज भी हिंदू हैं। भला ही लोग कह दें कि फरज जी के हाथ में भगवान श्री राम की प्रतिमा है। सर ये आप जिस चीज़ को कर रहे हैं इसको लेकर के लोग विवाद खड़ा कर लेते हैं। लोग जो है वो, आपको डर नहीं लग रहा है? जिसके साथ भगवान श्री राम है वो क्यों डरेगा यार? ये देख लें सब लोग कि ये जो तीर है ये दानवों की तरफ है। वो दानव किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, वो उसके सीने में लग के उसको नर्क में पहुंचा देगा, उसे दोज़ख में पहुंचा देगा। जी, आप बता रहे थे चीज़ें तो, लेकिन जो तस्वीरें बन के आई हैं अभी जो आजम खां बता रहे हैं जिस तरीके से, तो आप भी उस पीड़ितों में से एक हैं जो आजम खां के सितम को झेला है। देखें, किसी की रोज़ी रोटी चली जाती है तो खाली उसकी रोज़ी रोटी नहीं जाती, उसकी इज्जत भी चली जाती है समाज में। समाज में क्या जाती है, उसके बच्चे जिस वक्त में, आज़म खान समझ लीजिए इस बात को, अगर सेब बाहर बिक रहे हों, आम बाहर, केले बाहर बिक रहे हों
और बच्चा भाग के आए कि पापा लूँगा और पापा की जेब में 1 रुपया ना हो, तो उस वक़्त तो आदमी बार बार मरता है। आज़म खान, अपनी नौकरी अब नहीं छुड़वाना हमारी, अब हमें फांसी पे लटकवा देना, हमारी गर्दन कटवा देना, हमारा जन बच्चा कोलू पिलवा देना, हमारे बेटी बेटा इस भारत की संस्कृति पे, इस भारत की परंपरा पे, अपने राष्ट्र पे कुर्बान। हमने जन्नत तो नहीं देखी लेकिन भारत देखा है। एक शेर फिर याद आ गया, आप सुन लीजिए। ज़मीं पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, ज़मीं पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। ये भारत की जन्नत उस जन्नत से ज़्यादा मुझे कबूल है। सर वाकई में जिस तरीके से अगर हम बात करें तो अभी जो आजम खां जब से जेल से निकले हैं, तमाम चर्चाएं हो रही हैं। आजम खां जिस तरीके से बता रहे हैं, लग रहा है बहुत परेशान हैं, बहुत पीड़ित हैं, और उन्होंने अब खतरा जताया है कि जिस तरीके से माफिया अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी की मौत हुई, अब हम ही भर केवल बचे हैं। तो ये डर क्यों उनको लग रहा है? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए, ऐसा है कि जो ये गुंडे बदमाश माफिया होते हैं ना, ये लोगों को क्यों मारते हैं? ये इसलिए मारते हैं क्योंकि लोग हमें नहीं मारते हैं। और वो लोग माफिया नहीं होते, वो खुददार लोग होते हैं, गैरतदार लोग होते हैं। तुमने किसी की बहन बेटी की, किसी के भाई की, किसी के बाप की बेइज्जती की है। एक चीज़ और बता दूं कि आज़म खान कहता था कि नीचे के फैसले हम और ऊपर के फैसले अल्लाह करता है। जब ये इन्होंने मार्केटें तोड़वाई तो लोग इनके पास गए कि साहब हमारी मार्केटें मत तोड़वाओ, हमारा कारोबार है। मार्केट में ज़्यादातर मुस्लिम भी थे, मुसलमान थे, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो इन्होंने कहा मुसल्ले पे बैठ के हमें कोसने दो कि हमारी सरकार चली जाए, वरना तो इसे कोई नहीं बचाएगा। तो उन लोगों ने मुसल्ले पे बैठे हों या नहीं, लेकिन जिसकी आवाज़ दिल से निकलती है ना, खुदा ने सुन ली। आज इनकी सरकार भी गई और ये भी जेल को गए। तो अब इनको सिक्योरिटी जहाँ मिली है, मैंने भी अभी देखा, तो हम कब आज़म खां के ख़िलाफ़ हैं कि उनकी हत्या हो या उनके संग कुछ हो, लेकिन उनकी हत्या ना हो इसके लिए दुआएं करते हैं, और वो लोगों के हत्यारे ना बने इसके लिए भी अल्लाह से, भगवान से दुआ करता हूँ। और मैं तो कहता हूँ कि जहाँ वो नमाज़ पढ़ते हैं वो सुबह सुबह जय श्री राम भी बोल दिया करें, उनकी सारी पीड़ा दूर हो जाएगी। मतलब ये आप बता रहे हैं कि आजम खां जो एक मुस्लिमों के बड़े चेहरे हैं, उनसे मुस्लिम भी पीड़ित थे। यार, मुसलमानी तो मेरे भाई पीड़ित थे, क्योंकि हम तो यहाँ अल्पसंख्यक थे, और हम जैसे मुसलमान यूँ पीड़ित थे कि आप चल के आए मेरे घर पे, सारा मुस्लिम मोहल्ला है। अभी मेरे अलावा चले जाएं कि फ़रहत का घर कहाँ है तो कहेंगे वो काफिर बुलाते हैं आपको। हमको काफिर मुंह पे नहीं बुलाते, लेकिन पीठ पीछे। और अगर कभी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, कभी ये हो कि फ़रहत पे हमला हुआ है तो ये समझ लेना कि उसकी हत्या हो गई, बस पोस्टमार्टम के लिए बॉडी गई हुई है। मेरा अल्लाह जानता है, मेरा खुदा जानता है, मेरा दिल जानता है कि अगर कभी मेरे गोली लगी तो मैं भागूंगा नहीं। मैं अल्लाह का नाम लेके, कलमा पढ़ के, भारत माता की जय बोलते हुए अपने देश पर शहीद हो जाऊंगा। मुझे बिल्कुल ख्याल नहीं है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बीवी का ख्याल क्या होगा, क्योंकि उनको पालने वाला वो सृष्टि का संरचनाकार है, कोई नहीं। आपने आजम खां के जब घर लेने की बात कही तो उसके बाद से कोई मैसेज आपके पास आया, कोई कुछ बातें आई आपके पास? नहीं, देखें, कोई मैसेज नहीं आया। हाँ, मेरी फेसबुक को लगभग 2 मिलियन लोगों ने देखा। जो कमेंट्स आए उसमें मुझे मारने की, मिटा देने का, मुझे गाली, मेरी बीवी, मेरे बच्चों को गाली आई, जिसकी मैं उन भोले भाले लोगों की रिपोर्ट नहीं करूँगा, क्योंकि वो लोग बेचारे बिल्कुल मासूम हैं। मासूम लोगों, मैंने आपकी शिकायत पुलिस में या कहीं नहीं की है, लेकिन कभी ठंडे दिमाग से और दिल पे हाथ रख के सोचना कि जालिम का अंजाम वही होता है जो आज आज़म खां का है। पहले हम लोग रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, आज सोशल मीडिया के सामने ये बंदा रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन आज हमारे सीनों में ठंडक है,
हमारे दिमागों को सुकून है और हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट है कि हमने ज़िंदा आँखों से इसको अपनी तरह गिड़गिड़ाते हुए देखा। तो बिल्कुल देखिए, ये आजम खां की दूसरी तस्वीर थी। जो आजम खां मुस्लिमों के रहनुमा माने जाते हैं, मुस्लिमों का बड़ा चेहरा माने जाते हैं, उन्हीं आजम खां पर एक मुस्लिम व्यक्ति ने साफ तौर पे आरोप लगाया और जिस तरीके से गंभीर आरोप लगाए, उन्होंने बताया कि मैं पीड़ित हूं और इसीलिए मैं उस घर को खरीदना चाहता हूं जिस घर को बेचने के लिए वो बता रहे हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है और मेरे पास केवल ये घर है। वो आजम खां जिसकी सरकार चलती रही हो, यहाँ लोग बताते हैं कि सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन रामपुर में सरकार आजम खां की चलती थी। तो ये चेक इन्होंने काटा है। अब देखने वाली बात ये होती है कि आजम खां की तरफ से इनके लिए क्या ऑफ़र आता है। फिलहाल इन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं और पूरी दास्तां बताई है कि किस तरीके से इन्हें परेशान किया गया। तो वो आजम खां जो आज खुद रो रहे हैं और उनका एक चेहरा जो इस समय वायरल हो रहा है, उस चेहरे के पीछे की हकीकत और ये दावे तमाम फरहत अली खान ने किया है। अब देखना है कि आखिर में घर के लेकर उठे इस विवाद में आजम खां की तरफ से क्या कुछ निकल कर सामने आता है। वीडियो जर्नलिस्ट किरण के साथ अमित मिश्रा, नाउ उत्तर प्रदेश, रामपुर।